नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। इंडियन पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर मैं आ गया हूं, आरएम बैच, जिसके अंदर हम लोग रेलवेज में पूछे गए इंडियन पॉलिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर रविरंजन सर सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपकी श्योर शॉर्ट सिलेक्शंस के लिए कारगर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट 2 के अंदर हम क्वेश्चंस करेंगे 101 से लेकर के 200 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट। तो 10th शेड्यूल हमारा कौन सा है, तो आपको बताना है। 10th शेड्यूल है एंटी डिफेक्शन लॉ। तो आप सभी लोगों को पता है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, TEARS ऑफ OLD। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कौन सा है? एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट अलाउ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। तो जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज हैं, वो कौन सा स्टेट अलाउ फॉलो नहीं करता 6th शेड्यूल को? तो आपको बताना है इसका कौन सा स्टेट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है नागालैंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आसाम, मेघालय और त्रिपुरा, ये तीनों 6th शेड्यूल के अंदर स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ट्राइबल एरियाज को, लेकिन नागालैंड नहीं आता। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिमिट्स demarcates the size of the Lok Sabha under which elected members and dash members represent the Anglo-Indian community who are nominated by the President of India। तो सभी लोगों को पता है कि एंग्लो इंडियन के अंदर 2 होते हैं, और अगर हम टोटल साइज की बात करें, ठीक है, अगर हम टोटल साइज की बात करें तो जो मैक्सिमम हो सकता है इलेक्टेड, वो कितने हो सकते हैं? 540 हो सकते हैं। ये सुनो, तो 2 यहाँ भी लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, तो इसका आंसर या तो फर्स्ट होगा, सेकंड होगा। यहाँ 4 5 4 3 7 लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर है 550 एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अंदर जो आर्टिकल है वो आता है आर्टिकल 331। नेक्स्ट क्वेश्चन, which article of our constitution says that the speaker will have the final casting vote in the event of equality of votes in the house। अगर वोट्स इक्वल हो जाए तो इसके अंदर स्पीकर फाइनल कास्टिंग वोट डालता है। ये कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो ये है आर्टिकल 100। तो आर्टिकल 100 में जो वोटिंग पावर होता है वो किसके पास चला जाता है? ये चला जाता है आपके पास स्पीकर के पास। ठीक है, अगर इक्वालिटी ऑफ वोट्स दिखने को मिला हाउस के अंदर। द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द आर्टिकल 112, ये बजट का होता है, पता होगा आप लोगों को। आर्टिकल 112 जो है किसका होता है? बजट का होता है। द an introductory statement in a constitution that states the reasons and guiding values of the constitution is called। एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट्स होता है जिसमें रीजन्स और गाइडिंग वैल्यूज दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो इससे बोलते हैं हम लोग प्रिएम्बल। तो नया चैप्टर हमारा निकल के आ रहा है, कौन सा? प्रिएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिएम्बल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवानंद भारती केस इन 1973 स्टीम्ड द क्वेश्चन दैट द प्रिएम्बल कैन। केशवानंद भारती केस 1973 में जो हुआ था उसमें ये क्या कहा गया? प्रिएम्बल क्या कर सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिएम्बल को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। डैश डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। कौन सा आर्टिकल है
जिसमें ये मेंशन किया गया है कि इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है। तो सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि प्रियम्बल के अंदर ही ये बात लिखी गई है कि प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। when were the words socialist, secular and democratic republic added in the Indian Constitution? इससे पहले सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक नहीं था। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट में ये बात कही गई है या ऐड की गई है? तो आपको ये बात बतानी है। ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो 1976 में हुआ था, ये बात ऐड की गई है। Which of the following is a right of an citizen, Indian citizen, to in Indian citizen due to India's acceptance of secularism? तो हर इंडियन सिटीजन का ये राइट है कि इंडिया सेकुलरिज्म को क्या करे, एक्सेप्ट करे। ये किसके अंदर दिया गया है? तो ये दिया गया है राइट टू फॉलो द रिलीजन एज पर देयर डिजायर्ड और फ्रीडम। तो कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं जैसा कि वो चाहते हैं। तो इसका मतलब ही सेकुलरिज्म है, कोई भी धर्म को आप अपना सकते हैं, ठीक है, और इस चीज़ की आज़ादी दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म सोशलिज्म डिराइव्स इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग? तो जो सोशलिज्म वर्ड आया है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन या रिवॉल्यूशन से हमने लिया है? तो ये पता होना चाहिए। जो सोशलिज्म वर्ड है, समाजवाद जिसको बोल देंगे, वो कहाँ से लिया हमने? रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है। कहाँ से लिया है? रशियन रिवॉल्यूशन से। इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द थॉट ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स जो हैं, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है, वो चीज़ें झलक कर बाहर आती है या दिखाई देती है? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है? ये है प्रियम्बल में, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द स्पिरिट्स एंड आइडियाज ऑफ इट्स मेकर? फिर से वही क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है प्रियम्बल। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन है? इंडिया इज ए थियोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, देयर इज अ डिफरेंट स्टेट रिलीजन इन इंडिया, जस्टिस इज गिवन ओनली टू इंडियंस लिविंग इन द कंट्री। तो आपको बताना इसमें कौन सा करेक्ट है। तो अब सभी लोगों को पता है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, ठीक है। Which of the following does not indicate the meaning of the word republic mentioned in the preamble? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि रिपब्लिक का मीनिंग जो प्रियम्बल में दिया गया वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ए सर्टेन पीरियड, ठीक है, ये बात तो सही लग रहा है। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी लाइज इन द पीपल एंड नॉट इन वन पर्सन, ये भी बात सही है। All government offices are open to every citizen without any discrimination, even in the absence of privileged cases, privileged classes. तो ये बात भी सही है। All at the highest post of the country where the head of the state is a hereditary king, यहाँ तो किंग होता ही नहीं है, यहाँ पे क्या है? डेमोक्रेसी है। क्या है? डेमोक्रेसी। बाय डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। द वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ड रिपब्लिक यूज्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिपब्लिक? हेड ऑफ द कंट्री इज हेरिडिटरी, ऐसा नहीं है, वो चेंज हो सकता है, चाहे वो सेम कैटेगरी के हों या डिफरेंट, ठीक है। द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल रूलर, ये बात भी
सही नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे रिपब्लिक का मतलब क्या, द हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड, यस, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी है इंडिया में। तो ये बिल्कुल क्या है, रिपब्लिक का मीनिंग बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जो निकल के आ रहा है उस टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप। क्या नाम है, सिटीजनशिप। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिटीजनशिप। Since the commencement of the Constitution, which act has provisions relating to citizenship and loss of citizenship? आपको बताना है किसके अंदर सिटीजनशिप या तो मिलेगा या सिटीजनशिप आपसे छीन ली जाएगी। तो कौन से एक्ट के अंदर ये बातें कही गई है, तो आपको पता होना चाहिए ये है सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसी एक्ट के अंदर किसी को सिटीजनशिप मिलती है और इसी के दौरान सिटीजनशिप आपसे ली भी जाती है अगर कोई इलीगल प्रोसीजर या कोई गलती हुई किसी सिटीजन से। तो सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी इस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशंस पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सेकंड पार्ट कौन सा है, तो पहला आप लोगों को पता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज है। ठीक है, आपको बताना है सेकंड पार्ट कौन सा है, तो सभी लोग को पता होना चाहिए सिटीजनशिप ही सेकंड पार्ट है। ठीक है, सिटीजनशिप ही क्या है, हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ ऑब्टेनिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा कंडीशन नहीं है सिटीजनशिप मिलने के लिए? बर्थ, बर्थ होगा तो आपको मिल जाएगा। डायनेस्टी, प्रॉपर प्रॉपर्टी एक्विजिशन और नेचुरलाइजेशन या इंडिजिनेशन। डायनेस्टी मतलब एक के बाद एक चलते चले आ रहे हैं, फैमिली हेरिडिटरी। प्रॉपर्टी एक्विजिशन, अगर आपने जमीन खरीद लिया इंडिया में तो इसका मतलब ये आप सिटीजनशिप हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है। नेचुरलाइजेशन, नेचुरल तरीके से, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टी एक्विजिशन से आप लोग सिटीजनशिप एक्वायर कर ले, ये कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और इंडिजिनेशन या नेचुरलाइजेशन, ये भी प्रोसेस से हमारा सिटीजनशिप एक्वायर किया जा सकता है। आर्टिकल 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 29 क्या कहता है, सभी लोग को पता होगा आर्टिकल 29 क्या कहता है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो निकल कर हमारे पास आ रहा है वो है फंडामेंटल राइट्स। क्या है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 या टॉपिक नंबर 7, फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आर्टिकल 29 की अगर हम बात करें तो वो कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स तो है, लेकिन इसके अंदर कौन सी बातें कही गई है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो आपको याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 29 में कौन सा दिया है, माइनॉरिटीज के बारे में बात किया गया है। कौन सा, माइनॉरिटीज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द आर्टिकल्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू एजुकेशन? राइट टू एजुकेशन किस में दिया, आर्टिकल 21A में दिया हुआ है। क्या ये बात सही है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। आर्टिकल 21A बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आर्टिकल 21A। ठीक है, नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन, आर्टिकल 21A कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज मेंशन इन द आर्टिकल 21A? कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बताइए, राइट टू एजुकेशन, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुआ है। अंडर विच आर्टिकल इज द राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग? ये अच्छा क्वेश्चन, राइट टू होइस्ट द नेशनल फ्लैग ये कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल 19 का फर्स्ट पार्ट है। तो आर्टिकल 19 में होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग इज ए राइट, 19 के फर्स्ट पार्ट में ये बात मेंशन किया गया है।
Which of the following articles of the Constitution of India guarantees the protection of certain rights regarding that freedom of speech? लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए कितने लाइन का स्पीच बोला, ठीक है, बताइए। आर्टिकल 19, कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 19, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और 19 फर्स्ट रहेगा तो क्या होगा? 19 फर्स्ट अगर रहेगा तो क्या होगा? नेशनल फ्लैग को हाइस्ट करने के लिए जो राइट मिलता है उसको 19 फर्स्ट आर्टिकल बोलते हैं। और सिर्फ आर्टिकल 19 है तो इसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है। टू विच इज द आर्टिकल 17? आर्टिकल 17 किस चीज से रिलेटेड है? जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे आर्टिकल 17 कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है। चलिए जवाब देंगे सभी लोग। तो सभी लोग को पता है आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ क्या? अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 17 में दिया है। नेक्स्ट, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी राइट्स किस आर्टिकल के अंदर दी गई है? बताना है। आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल के अंदर कही गई है? ये आर्टिकल 14 टू 18 है। 14 टू 18, 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक राइट टू क्या है? इक्वालिटी है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी हैज बीन इंक्लूडेड इन द डैश। लाइफ और पर्सनल लिबर्टी ये कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है? बताना है आपको। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है वो आर्टिकल नंबर 21 में दिया गया है। अगर 21A होगा तो राइट टू एजुकेशन है, और सिर्फ 21 हुआ तो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन विच आर्टिकल इज द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? अभी जस्ट बताया था आर्टिकल 29 या आर्टिकल 21, ठीक है। तो आर्टिकल 21 के अंदर आर्टिकल 29 में माइनॉरिटीज है, ठीक है, बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है। तो आर्टिकल 29 में क्या है? माइनॉरिटीज। लेकिन 21 में क्या है? मैंने 21 पूछा है बाबू। तो 21 में क्या होगा? पर्सनल लाइफ, आई मीन पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज रीट ऑफ मैंडेमस? देखिए अलग अलग रीट्स होते हैं, तो आपको बताना है रीट ऑफ मैंडेमस क्या होता है। तो रीट ऑफ मैंडेमस क्या होता है? टू गेट ए गवर्नमेंट बॉडी टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज। तो देखिए इसमें भी बहुत सारे रिट्स होते हैं, हैबेस कॉर्पस है, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सेंटियोररी है, क्यो वारंटो है। तो इसके अंदर मैंडेमस के अंदर ये करना होता है। मैंडेमस का मतलब ये होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब ये हो गया कि गवर्नमेंट अपना काम, अपनी ड्यूटीज अच्छे से निभाए, ये बात मैंडेमस में बात की गई है। क्लियर है? समझ पा रहे हैं सभी लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल हाई कोर्ट इशूज रिट्स इन इंडिया? तो हाई कोर्ट रिट्स इशू करती है कौन से आर्टिकल के अंदर? तो ये बताना आपको कौन से अंदर आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जो है रिट्स इशू करती है। क्या इशू करती है? रिट्स। Who said that the right to constitutional remedies is the heart and soul of? ये तो बी आर अम्बेडकर जी ने बोला था, सभी लोग को पता होगा ये क्वेश्चन तो, कि बी आर अम्बेडकर जी ने कहा ये था कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज जो है वो हार्ट और सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। यस और नो? क्लियर है सभी लोग को? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट्स? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, राइट टू फ्रीडम
राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी। तो 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, तो बताना है कि कौन सा नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू स्पीच है, एक्सप्रेशन है, इक्वालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये सब सही है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड जैसा कोई आर्टिकल या फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द राइट टू इक्वालिटी? अभी मैंने बताया राइट टू 14 टू 18 होता है, यस और नो? अभी बताया था 14 टू 18 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल इज नॉट इंक्लूडेड? फिर से नॉट इंक्लूडेड बोला, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रॉपर्टी जैसा कुछ भी आर्टिकल नहीं है। ठीक है, प्राइवेसी है, यस और नो? राइट टू इक्वालिटी है, ये बात भी सही, राइट टू स्पीच है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। व्हाट डज द रीट हैबियस कॉर्पस इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम लिटरली मीन? हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है यू शैल हैव द बॉडी, यू शैल हैव द बॉडी। ठीक है, यू शैल हैव द बॉडी का मतलब ये है कि जो लोग भी क्रिमिनल है या जो प्रिजनर है उसे कोर्ट के सामने पेशी दिया जाए। ठीक है, मतलब उसे कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, जो भी गुनहगार है उसे कोर्ट में पेश किया जा सकता है या आप बुला सकते हैं। ठीक है, हैबियस कॉर्पस का मतलब है। ठीक है, इसके अंदर कोर्ट चाहे तो प्रिजनर को सामने कटघरे में खड़ा कर सकता है, उससे इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, या जरूरत पड़े तो उसे डिटेंशन भी दिया जा सकता है ऑन द बेसिस लीगल, है ना? ठीक है, और अगर ऐसा कोई लीगल बेसिस नहीं हुआ तो वो छोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर किसके अंदर मेंशन किया गया है? ठीक है, रीट्स अलग अलग हाई कोर्ट जो है अपने अलग अलग आर्टिकल, जैसे 32 हो गया, 226 हो गया, ये सारे आर्टिकल के अंदर रीट्स हाई कोर्ट पेश कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट भी रीट्स प्रोड्यूस कर सकती है। क्लियर है? Name the writ under which the court orders that the arrested person should be presented before it or can be ordered to sit an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful और satisfactory। तो अभी जस्ट मैंने बताया था हेबियस कॉर्पस में क्या? ब्रिंग द बॉडी। क्लियर है? हाँ है ना? यू शैल हैव द बॉडी हेबियस कॉर्पस के अंदर होता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर होगा हेबियस कॉर्पस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आपको पता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन सा होता है? ठीक है, ये है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स को ही हम सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज? आर्टिकल 29 जस्ट अभी बताया था, आर्टिकल 29 में ही माइनॉरिटीज के बारे में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ कवर्स राइट टू लाइफ? राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में बताई गई है? तो राइट टू लाइफ अगर एंड पर्सनल लिबर्टी किस में था? 21 में था, मालूम है आपको। और 21A में क्या था? राइट टू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल guarantees equality of opportunity in the matters of public employment? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल। तो ये आर्टिकल नंबर किसके अंदर है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये है आपका आर्टिकल नंबर 16 के अंदर। किसके अंदर है? आर्टिकल 16 के अंदर है। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में
इक्वल अपॉर्चुनिटी है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी पब्लिक, जस्ट अभी बताया आर्टिकल 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा भी जाता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन कौन सा है? तो आर्टिकल 23। तो राइट अगेंस्ट क्या? एक्सप्लॉयटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 23 के अंदर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बात की गई है। 2-3 लोग एक्सप्लॉयट कर रहे थे, 2-3 ऐसे कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर? ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर कौन से आर्टिकल में बताई गई है? ये भी फोर्स्ड लेबर भी इसी के अंदर आता है। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 23 में आता है। आर्टिकल 17 किस कॉन्स्टिट्यूशन का है? वो किसके अंदर है? अनटचेबिलिटी पता है आप लोग को? एबॉलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अंडर विच आर्टिकल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इशू ए रीट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स? रीट्स कौन से में इशू करता है? आपको बताना है रीट्स किसके अंदर इशू किया जाता है, कौन से आर्टिकल के अंदर। तो आर्टिकल 32 में ही रिट्स इशू किए जा सकते हैं, हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। विच आर्टिकल एंश्योर्स एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स? अच्छा क्वेश्चन है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। अभी महाराजा वगैरह का कोई टाइटल नहीं चलेगा आर्टिकल 18 के हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, जस्ट बता दे इक्वालिटी किसके अंदर, बताइए। इक्वालिटी जस्ट बताया था मैंने आपको, आर्टिकल 14 to 18 के बीच में होता है, बट आर्टिकल 14 इज द करेक्ट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट माइनॉरिटीज? माइनॉरिटीज जस्ट बताया था, आर्टिकल 29। क्लियर है सभी लोग को, समझ में आ रही बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 150, इन विच ईयर आर्टिकल 21A हैज बीन इंक्लूडेड इन द 86th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 21A जो है इंक्लूड किया गया 86 में। 21 4 जा 84 + 2 86। ए के अंदर आर्टिकल 21 ये इंक्लूड किया गया था। 86वां बार अमेंडमेंट हुआ था, चेंज हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को दिया जाना एक फंडामेंटल राइट है, ये बात बताई गई थी। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 2002 में, 2002 में। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 है। क्लियर है? तो इस तरह से 150 क्वेश्चन हमने कर लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In which year the right to education was included in the fundamental right? तो राइट टू एजुकेशन कौन से ईयर में फंडामेंटल राइट में जोड़ा गया है? तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न था, तो अभी जस्ट मैंने अभी आपको बताया था कि राइट टू एजुकेशन से 6 to 14 ईयर्स फंडामेंटल राइट्स है, वो 2002 में ऐड किया था, लेकिन ऑप्शन में 2012 दिया गया था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को चेंज किया गया था आर्टिकल
यहाँ पे कौन सा ईयर आएगा, अप्रैल 2002। ठीक है, हाँ या ना, क्लियर है सब लोग को? 2002। As per the Constitution of India, every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of dash hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the magistrate। तो अगर किसी को कस्टडी में लिया गया है तो उसको कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेशी होना है, ये बात कितने घंटे के अंदर होनी जानी चाहिए, तो ये होगा कितने घंटे के अंदर, ये होगा 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट वाज पास्ड बाय द ईयर। तो फ्री एंड कंपलसरी 2000 कौन से ईयर में आपको बताना है, तो 2009। राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर ये बात कही गई है। और ये किसके अंदर आया था, आर्टिकल 21A के अंदर। Which of the fundamental rights is not guaranteed by the Constitution of India? कौन सा फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रोफेशन। तो राइट टू प्रोफेशन जो है इसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है आर्टिकल की फंडामेंटल राइट में। राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इक्वालिटी भी है, लेकिन प्रोफेशन नहीं है। द आइडिया ऑफ पासिंग फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was inspired by the constitution of which country? फंडामेंटल राइट्स हमने कौन से कंट्री से लिया है, फंडामेंटल राइट्स हमने कौन से कंट्री से लिया है बताइए, ये हमने कौन से कंट्री से लिया है, अमेरिका से लिया है। मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर इंक्लूडेड इन द आर्टिकल फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ज़्यादातर फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स, ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये हमने आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द सब्जेक्ट। पार्ट 3 किस में हम बात कर रहे हैं, पार्ट 1 में यूनियन एंड प्रोविंसेस है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, पार्ट 3 में कौन सा है, तो सभी लोग को पता होना चाहिए पार्ट 3 में कौन सा है, फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 3 के अंदर, पार्ट 1 के अंदर यूनियन एंड टेरिटरीज है, पार्ट 2 के अंदर सिटीजनशिप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इंडिया व्हाट इज द एज अलॉट टू गेट फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट। फैक्ट्री में अगर आपको वर्क करना है तो क्या एज मिनिमम आपका होना चाहिए, ये आपको बताना है। कम से कम 14 ईयर्स, कम से कम 14 ईयर्स होना चाहिए आपको अगर फैक्ट्री में काम करना है तो। द राइट टू प्राइवेसी इज मेंशन्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट टू प्राइवेसी कौन से पार्ट में दिया गया बताइए, तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि ये फंडामेंटल राइट्स है और फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 के अंदर है, तो पार्ट 3 में हो गया। द राइट टू प्राइवेसी इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस। तो फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है, ठीक है ना, किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स। Which part of the Indian Constitution gives the state the right to make special provisions for children, women, scheduled caste and scheduled tribes? तो चिल्ड्रन, वीमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए स्पेशल प्रोविजन कौन से पार्ट में दिया गया है, तो ये कौन से पार्ट में दिया गया है, पार्ट 3 में दिया गया। ये भी राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है ना।
क्योंकि राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है तो पार्ट 3 में ही रहेगा, ये बात आपको पकड़ के चलना है, ठीक है। इन विच ईयर वाज द राइट टू एजुकेशन इम्प्लीमेंट? राइट टू एजुकेशन जस्ट मैंने 2009 की बात की थी, यस और नो। लेकिन बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को, ठीक है, हाँ या ना। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में पूछा गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया है, तो कुछ इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी था, बट आप राइट टू एजुकेशन जो है 2009 ही पकड़ के चलेंगे, ठीक है। ये पास हुआ था 2009 में, मैं आपको बता दूं, ये पास हुआ था राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो पास हुआ था 2009 में, बट इम्प्लीमेंट जो है ना 2010 में हुआ था, मैं आपको बताऊं। तो यहाँ अगर 2010 होता ना तो आप इस पर टिक लगाते डी पे, लेकिन अगर पास बोलता तो 2009 में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया था आरआरबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फंडामेंटल राइट? कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो राइट टू प्राइवेसी जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू लाइफ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, बट राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर है सब लोग को? According to the Constitution of India, which of the following is not a fundamental right? Right to freedom, right to life and personal liberty, right to equality, right to protect the country. कौन सा नहीं है? तो राइट टू प्रोटेक्ट द कंट्री ऐसा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। दिस इज नॉट ए राइट, इट इज ए ड्यूटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। Which one of the following fundamental rights is available to both the citizens of India and the foreigner? कौन सा फंडामेंटल राइट है जो ना केवल इंडिया के सिटीजन्स के लिए है बल्कि फॉरेन के सिटीजन्स के लिए भी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फंडामेंटल ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट, ऑन प्लेस ऑफ बर्थ, आर्टिकल 15, राइट टू अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16, प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज 29। ये बात सही है, लेकिन दोनों के लिए फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस मैटर्स, आर्टिकल 26। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये जो रिलीजियस मैटर्स है ना, ये दोनों के लिए अवेलेबल है, इंडिया के लिए भी है और फॉरेन कंट्रीज के लिए भी है। तो आर्टिकल 26 लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 26 में रिलीजियस मैटर्स जो है, ये बात जो है दोनों के लिए, इंडियंस के लिए भी है और फॉरेनर्स के लिए भी है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन इन आर्टिकल 51 इज, सभी लोगों को पता है 51 है किसके अंदर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चले आए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? चैप्टर 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, तो आर्टिकल 51 ए किसके अंदर है? फंडामेंटल ड्यूटीज। टू अपहोल्ड एंड protect the sovereignty, unity and integrity of India.
सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को बचाना है, ये क्या है? तो सभी लोग को पता होना चाहिए कि देश की इंटीग्रिटी, यूनिटी को बचाना है। ये फंडामेंटल क्या है? हमारा ड्यूटी है। According to the Indian Constitution, which of the following is not a fundamental duty? To increase harmony and brotherhood, preserve the culture, to develop scientific behaviors, prohibition of human trafficking, child labor. तो कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है हमारा? तो प्रोहिबिशन ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड चाइल्ड लेबर, ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी हमारा नहीं है। कल्चर को प्रोटेक्ट करना, ये सही बात है। ब्रदरहुड हार्मोनी बचाना है, ये भी बात है, ये इंक्रीज करना है। और साइंटिफिक बिहेवियर मेंटेन करना, ये भी बात सही है। लेकिन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर को रोकना है, ऐसा कोई फंडामेंटल ड्यूटी हमारा नहीं है। एज ऑफ दिसंबर 2020 हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? दिसंबर 2020 तक में हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज थे? तो सभी लोग को पता होना चाहिए कितने थे हमारे पास। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज? फिर से वही क्वेश्चन, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। और किसके अंदर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज? आर्टिकल 51A के अंदर आता है। According to which article of the Constitution of India it is the fundamental duty of every citizen to protect the natural environment? नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही बात है, चूंकि ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है तो ये आर्टिकल 51A के अंदर आएगा। ठीक है, तो 51A क्लियर है? हाँ है ना? चलिए बढ़िया बात। ये इससे पहले भी मैंने ये बात बताया था आपको, फंडामेंटल ड्यूटी हमारा किसके अंदर आता है? आर्टिकल 51A में आता है। विच आर्टिकल कवर्स फंडामेंटल ड्यूटीज? फिर से वही क्वेश्चन, आर्टिकल 51A। ठीक है, चलिए ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, चैप्टर 9, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Article 36 to 51, very important, are constituted on the headings of its constitution directive principles of his state policy. The directive principle of state policies कौन से पार्ट के अंदर है? तो आपको बताना है फंडामेंटल राइट्स के बाद हमारा आर्टिकल 36 से 51 तक डीपीएसपी है हमारा। तो आपको बताना है कौन से पार्ट में? पार्ट 4 में है। कौन सा है? पार्ट 4। ठीक है, तो पहला है हमारा यूनियन एडिट्स, पार्ट 1 कौन सा? यूनियन एडिट टेरिटरीज। दूसरा है सिटीजनशिप, पार्ट 2। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 है कौन सा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू पार्ट 4? फिर से वही क्वेश्चन, डीपीएसपी। पार्ट 4 कौन सा है? डीपीएसपी। क्लियर है सब लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lays down the state shall take steps to organize विलेज पंचायत? स्टेट विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज कर सकती है, कौन सा आर्टिकल में है? तो पंचायत कौन सा होता है? आर्टिकल 40। यस और नो? नेक्स्ट, which article of constitution lays down directive principle on promotion of security, international security, promotion of international peace and security है? तो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कौन सा आर्टिकल में दिया गया? ठीक है, तो
आर्टिकल 51 में दिया है, क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 51 में है। फिर से आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द ऑब्लिगेशंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट्स हैज बीन। पीस एंड सिक्योरिटी फिर से मैंने बताया कि ये क्या है, हमारा डीपीएसपी के अंदर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 43B ये किसके अंदर आता है? आर्टिकल 43B ये है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी एडॉप्शंस बाय द गवर्नमेंट इज नॉट गाइडेड बाय द डायरेक्टिव। डीपीएसपी के अंदर नहीं आता है। विलेज पंचायत आता है, यस आता है। विलेज पंचायत आता है, यस आता है। बिल्डिंग बाय लॉज ये नहीं आता। सिविल कोड यस ये आता है। प्रोविजन का जो लिकर, ये बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक लिकर जो है ये भी बात फंड डीपीएसपी में लिखा है, लेकिन बिल्डिंग बाय लॉज ऐसा कोई आर्टिकल डीपीएसपी में मेंशन किया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन बी पे हम करेक्ट टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक फीचर बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यूनिक फीचर कौन से अंदर है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल स्टेट पॉलिसी यूनिक फीचर है ये बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा। प्रोविजंस ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएसपी के अंदर, और डीपीएसपी कौन सा है? पार्ट 4 में है। द यूनिफॉर्म सिविल कोड इज डिस्क्राइब्ड, फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव सेपरेट, आर्टिकल 50 के अंदर होता है वैसे तो। ठीक है, सेपरेटेड फ्रॉम द क्या, जुडिशियरी। तो आपको बताना है ये डीपीएसपी का ही मामला है। ठीक है ना। Which of the following statement is not true about a DPSP? Reflects the ideas that the state has in mind by formulating policies and enacting laws. Not true बोला गया है। क्या बोला गया है? Not true। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। They promote the welfare of the community and therefore it is social and scientist। ये भी सही है, socialist and social। ये वैसे इट इज़ नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स एंड वायलेशंस। हाँ, स्टेट पॉलिसी में कोई भी कोर्ट को अप्रोच नहीं करेगा, ये भी बात सही है। दे आर इन्फोर्सेबल ऑन देयर ओन एंड डू नॉट रिक्वायर एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट इट। ये बिल्कुल सही बात है, इंटरनल लेवल पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाता है और कोई भी कोर्ट पे अप्रोच नहीं करता। क्लियर हो गया? 185। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक जो चैप्टर नंबर 10 है वो है प्रेसिडेंट। कौन सा है? प्रेसिडेंट चैप्टर का नाम है। हु अपॉइंट्स द कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सही बात है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स कंट्रोल एंड सीएजी को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। आर्टिकल नंबर 61 से प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से निकाला जा सकता है। आर्टिकल 61 है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव इज सेपरेटेड। एग्जीक्यूटिव सेपरेट होता है, ये डीपीएसपी के अंदर होता है, मालूम है? क्लियर? 184 क्वेश्चन फिर से लगता है रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 185 हमने अभी जस्ट देखा था, रिपीट हुआ ये क्वेश्चन जो कि हमने बात किया था। दे आर नॉट इन्फोर्सेबल, बोला डीपीएसपी के अंदर ट्रू नहीं है, तो
Not true. They are enforceable on their own and do not require any law to implement them. ठीक है, ऑप्शन डी पे टिक लगाना है। Who appoints comptroller or decision, ये हमने बता दिया, प्रेसिडेंट। Which article provides impeachment of president? आर्टिकल 61, ये हमने बात कर लिया है। Procedure for impeachment of president of India is mentioned in the आर्टिकल 61, yes। 88 का बी। The constitutional head of the executive of the Union of India is, constitutional head यूनियन ऑफ इंडिया के जो एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्रेसिडेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। Which of the following is not true regarding President of India? He appoint the President of Prime Minister and Council of Ministers. ये बात तो बिल्कुल सही है। President is the first citizen of nation, ये भी सही है। He is the supreme commander of defense forces, ये भी सही है। He cannot declare national emergency, ऐसी बात नहीं है। नेशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं, तो इस पे आपको टिक लगा देना है, ऑप्शन डी पे। Who appoints the चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? चीफ जस्टिस सबको कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट टू मेंबर्स ऑफ विच कम्युनिटी? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, आप लोग को पता होगा, हालांकि ये अब हटा दिया गया है। आर्टिकल 331 में ये बात मेंशन की गई थी, एंग्लो इंडियन, लेकिन अब इसको जो है हटा दिया गया। कौन से एक्ट के हिसाब से? 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसके हिसाब से इसको एबॉलिश कर दिया गया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स 2 मेंबर्स, कौन सा? एंग्लो इंडियन। क्लियर है? हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट ऑफ एंग्लो इंडियन में? 2 होते हैं, बताया, अभी जस्ट बताया था। Who enjoys the power to summon, prorogue either हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? ये पावर किसको मिलता है? सम्मन कराने का, सब लोग को सामने लेके आने का। ये पावर किसके पास होता है? ये पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। किसी हाउस को कभी भी बुला सकता है। Which one of the following articles of Indian Constitution deals with the tenure of the president? प्रेसिडेंट का टेन्योर कब तक रहेगा? पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक है। तो ये टेन्योर कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है? कितने साल तक रहेगा? 5 इयर्स तक रहता है। ये 56 का फर्स्ट पार्ट है वैसे तो। कौन सा? 56, आर्टिकल 56 का फर्स्ट पार्ट में टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात किया। टेन्योर या ड्यूरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग डज आर्टिकल 72 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील? आर्टिकल 72 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, वो डील किस चीज से करता है? पार्डनिंग पावर ऑफ पकानी कोका द्वयोदशम, ठीक है, ठीक। पार्डनिंग पावर ऑफ द क्या? प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके अंदर भी 5 टाइप होते हैं, पार्डन, रिप्रीव, रेमिट, रेस्पाइट, कम्यूट। तो आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर से रिलेटेड है प्रेसिडेंट के। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ग्रांट पार्डन? अभी जस्ट बताया था पार्डनिंग पावर कौन से आर्टिकल के अंदर? रिप्रीव, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ द पनिशमेंट और सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड विद द डेथ सेंटेंस, ठीक है। डेथ का भी, और किसी को डेथ की भी सजा सुना दी गई है तो उसे भी माफ कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट कर सकता है। बट किस आर्टिकल में ये बात लिखी गई है? ये आर्टिकल
72 के अंदर लिखी गई है। अरेंज द नेम्स ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द, डिसेंडिंग मतलब सबसे पहले जो आए, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, फिर उसके बाद कौन है, ये आपको अरेंज करना है। तो इसमें क्या होगा, तो मैं आपको एक एक करके बता दूं। ये जो फखरुद्दीन अली अहमद है वो 1974 से लेकर के 77 तक, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट है नीलम संजीवा रेड्डी, ये 77 से लेकर के 1977 से लेकर के 1982 तक थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1969, 67, जाकिर हुसैन की बात है 67 से 69, 2 साल का ड्यूरेशन रहा था। ज्ञानी जैल सिंह, ये 1982 से 87 तक ज्ञानी जैल सिंह बने रहे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, 4 2 1 3। 4 मतलब ज्ञानी जैल सिंह, डिसेंडिंग बोला तो सबसे लेट वाला पहले आएगा, फिर 2, फिर 77 से 82, फिर 77 से और 1974 से 77 और लास्ट में 67 टू 67 से 69। तो 4213 इज द करेक्ट कोड। और आज का आखिरी क्वेश्चन, हु एक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन बोथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट आर अनएबल। तो चीफ जस्टिस होता है। चीफ जस्टिस जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का काम करते हैं अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ऑफिस में अवेलेबल ना हो। तो आज हमने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अभी पार्ट 2 का ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जो लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर आप सभी लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।